अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गैर रस्मी बयान मंसूब किया जा रहा है, जिसे सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच ने अपने कॉलम में बयान किया है। इस निस्बत से मुल्की सियासी मंजरनामा एक नई बहस की लपेट में है। खबर यह है कि फील्ड मार्शल ने सियासी मसालहत की राय देते हुए कहा है कि असल मफाहमत उसी वक्त मुमकिन है जब खुलूस दिल के साथ माफ़ी तलब की जाए। जैसा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत के मुतालिक तासुर आम है कि उनकी शख्सियत सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ जानी जाती है। अब उनसे मंसूब इस बयान ने एक बार फिर ये जाहिर किया है कि वो बराह रास्त सियासी खेल का हिस्सा बनने की बजाय रहनुमा उसूल देना चाहते हैं ताकि सियासी जमातें अपनी रविश में तब्दीली लाएं। उनका ये मौक़िफ़ कि दिल से माफ़ी मांगने वाले ही मोतबर हैं, दरअसल इस तरफ इशारा है कि मौजूदा सियासी कशमकश की गिरें खोलने के लिए अना से बालातर होकर एक दूसरे को माफ़ करना ही वाहिद रास्ता है। वाकिफ़ान हाल के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मंसूब ये बयान सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लिए एक पैगाम हो सकता है। ज़ाहिर है गुज़श्ता बरसों में तहरीक इंसाफ इदारों और दीगर सियासी जमातों के साथ शदीद तनाज़ात में उलझी रही है और पार्टी के बयानिए में मज़ाहमत और टकराव की झलक नुमाया रही है। इस पस मंज़र में जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर माफ़ी और मफाहमत को सियासी बका की बुनियाद करार देते हैं तो दर हकीकत उनका यह बयान वाकिफ़ान हाल के नज़दीक तहरीक इंसाफ पर बराह रास्त अखलाकी दबाव बनाता है। बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ इस इशारे को संजीदगी से लेती है तो फिर उस सूरत में इसको एक ज़िम्मेदार जमात के तौर पर पहचाना जा सकता है, लेकिन अगर वो इसे रद्द करते हैं तो अवामी तासुर उनके खिलाफ जा सकता है। तहरीक इंसाफ के हवाले से यह आम तासुर रहा है कि वो ख़ुद को हक़ पर समझती है और इसी वजह से माफ़ी तलब करने को अपनी सियासी कमज़ोरी ख्याल करती है। लेकिन सियासी हकीकत यह है कि मुसलसल मज़ाहमत का बयानिया अवामी सतह पर थकन पैदा कर देता है। अवाम इस रवैये को उसूल पसंदी की बजाय ज़िद और अना समझने लगते हैं। पाकिस्तानी तारीख में जब भी सियासी क़ुव्वतों ने मसालियत का रास्ता अपनाया है, इसके नताइज जमहूरी तसलसल, माशी इस्तेहकाम और अवामी एतमाद की सूरत में सामने आए हैं। इसके बरक्स सियासी ज़िद और महाजराई ने हमेशा निज़ाम को नुकसान पहुँचाया है। अब ऐसे में फील्ड मार्शल का इसरार कि वक्त आ गया है कि ज़ाती अना को पसे पुश डालकर कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाए, दरअसल एक कौमी इंतबाह है कि मौजूदा सूरत हाल मज़ीद देर पा नहीं रह सकती। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए ये मौका फ़ैसला कुन है। एक तरफ इसके पास ये मौका है कि वो अपने बयानियों को बरकरार रखते हुए इस्लाह और लचक का मुजाहरा करे, और दूसरी तरफ अगर वो इसी ज़िद और मज़ाहमत के रास्ते पर गामज़न रहती है तो फिर इसकी सियासी तन्हाई मज़ीद गहरी हो सकती है। गो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स सख्त गिर मौक़िफ़ को पसंद करते हैं, लेकिन अब वो भी पार्टी के आपस की तकसीब और उलझाव को देखते हुए ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या मुस्तकिल महाजराई वाकई जमात और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये महज वक्ती जोश है जिसका नतीजा सियासी नुकसान की सूरत में निकलेगा। बहरहाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मंसूब बयान तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करने पर मजबूर करेगा या नहीं, यह हम सवाल है। अगर पार्टी माफ़ी और मसालियत के बयानियों को अपनाती है तो उन्हें सियासी रिलीफ और एक नई शुरुआत का मौका मिल सकता है, लेकिन अगर वो अपने पुराने बयानिए पर कायम रहते हैं और मुसालियत को कमज़ोरी समझते हैं तो ये रवैया उनके सियासी मुस्तकबिल को महदूद कर सकता है। बहरहाल सियासी माहौल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मंसूब ये बयान एक अखलाकी इम्तहान की हैसियत इख्तियार कर गया है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि दीगर सियासी जमातें भी इस बात पर गौर करने पर मजबूर हो सकती हैं कि फील्ड मार्शल ने दरअसल सबको मौका दिया है कि वो अपने रवैयों पर नज़र डालें और कौमी इत्तेहाद के लिए कदम बढ़ाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए ये और भी हसास मौका है क्योंकि उन पर पहले ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इदारों के साथ महाजराई को ख़तरनाक हद तक बढ़ाया। अगर वो फील्ड मार्शल के इस बयान को मस्बत अंदाज में लेती है तो अवामी एतमाद की बहाली मुमकिन है, बसूरत दीगर उसकी मुश्किलात में इजाफा यकीनी है। यहाँ एक और अहम नुक्ता यह है कि तहरीक इंसाफ फ़िलहाल एहतजाजी सियासत और जलसों के ज़रिए अपनी मज़ाहमती क़ुव्वत ज़ाहिर कर रही है, लेकिन 9 मई के वाक़यात पर बानी PTI की जानिब से माफ़ी मांगने से इनकार इदारों के साथ मफाहमत के इम्कानात को महदूद कर रहा है, क्योंकि इदारों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक किसी किस्म की कोई मसालियत की गुंजाइश बाकी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाई और माजी की गलतियों को तस्लीम करते हुए इस्लाह का रवैया इख्तियार किया तो उनके लिए सियासी गुंजाइश पैदा हो सकती है। बसूरत दीगर उनकी मौजूदा हिकमत अमली उन्हें मजीद सियासी जमूद का शिकार कर सकती है। बहरहाल फील्ड मार्शल से मंसूब इस बयान से यह तासुर भी उभर रहा है कि सियासत में कामयाबी जलसों, एहतजाज या नारेबाजी से नहीं बल्कि अखलाकी अक़दार, माफ़ी, मसालियत और बर्दाश्त के ज़रिए मुमकिन है। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस हद तक कारगर साबित हो सकती है या वो किस हद तक इसको कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। गौहर भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम गौहर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भट्ट साहब, आपने सुहेल बड़ाइच साहब का कॉलम यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा और उसमें वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात का हवाला दे रहे हैं और उससे मंसूब एक जुमला भी जो सामने आया है। आपको क्या लगता है ये जो माफ़ी का मामला है, खुलूस दिल के साथ माफ़ी,
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको वो ग्रैब कर ले तो कोई आसानी पैदा हो सकती? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, ये जाहिर है कि बराह रास्त हमें आर्मी चीफ की जो मुंह से सुनने को तो नहीं मिली, लेकिन ये सुहेल बड़ाई साहब ने लिखा है, तो सुहेल बड़ाई साहब की बात पर यकीन करते हुए हम इस बात पर बात करते हैं। इसके दो पहलू हैं सर। एक पहलू तो ये है कि जो तरीके इंसाफ है उसके लिए मौका है कि वो माफ़ी मांगे और बात को आगे बढ़ा दे, या माफ़ी ना मांगे तो फिर हमेशा के लिए सियासत से वो जिस हालत में है उससे भी ज़्यादा बुरी हालत में चली जाए। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि माफ़ी देने का अख्तियार किसको है। यानी आप कोर कमांडर लाहौर के ऑफिस पे हमला करें, आप उनके घर को तहस नहस कर दें, आप जीएचक्यू पे हमला करें, आप एयरफोर्स की जो है अपना तनसीबात वहाँ पे हमला करें, आप हमारे शोहदा की यादगारों पे हमला करें और उसके बाद वो आप माफ़ी मांगे तो आपको माफ़ी मिल जानी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि माफियां बहुत हो गई हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। कानून कहता है कि जो ये हरकत करेगा उसको इस तरह से सजा दी जा सकती है। तो अदालतों में केस चलने चाहिए, अदालतों में फेयर ट्रायल होना चाहिए और कानून के मुताबिक जिसने जो रोल प्ले किया है, जितनी जिसकी सजा बनती है उसको मिलनी चाहिए। माफी कौन दे सकता है सर, मुझे बताइए। जो शोहदा की यादगारें जिनकी तबाह की गई, वो शोहदा के वर्सा माफ करेंगे अगर करेंगे तो, अगर और उसके वर्सा पूरी कौम है सर। फिर अगली बात करते हैं, ये जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है, इसके अंदर जितनी तनसीबात हैं सर, ये कौम के पैसे से बनी, ये कौम के रखवाले हैं। नहीं बट साहब, आपको डीजीआईएसपीआर का प्रेशर याद होगा ना, जिसमें उन्होंने कहा था ये मुकदमा 9 मई का मुकदमा अवामी पाकिस्तान का मुकदमा है, अवामी मुकदमा है सर। माफी वाला मामला नहीं चल सकता। दूसरी बात ये है कि सिद्के दिल से माफी, सच्चे दिल से माफी, और दिल कौन बड़े आज देखेगा कि सच्चे दिल तो मांग रहा है कि मुंह तो मांग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं ये किसी हिसाब से मेरी समझ में नहीं आती हैं सर। जिन्होंने हमला किया हमारे ये अदारों के ऊपर, उनके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई माफी नहीं। कानून के मुताबिक जिसने जो किया वो भुगते, वरना सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ। गौर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? का सिलसिला रहेगा, एनआरओ चलता रहेगा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कभी भी तरक्की मुमकिन नहीं होगी। आज माफी देंगे, कल फिर गलती करेंगे, फिर माजी की मिसाल देंगे, देखिए तब इमरान खान को माफी मिल गई थी, अब हमें माफी दे दें। तो ये माफिया का सिलसिला चलता रहेगा भाजी। नहीं, ऐसा तरीकेकार दुरुस्त नहीं है, मेरा ये अपना ख्याल है। बाकी जिन्होंने माफी देनी है या जो माल को मुख्तार है वो जो चाहे कर लें। मैं तो अपना नुक्ता नज़र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गौर भट्ट साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ भाई। भट्ट साहब, डीजीआईएसपीआर का प्रेशर आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अवामी पाकिस्तान का मुकदमा है, 9 मई मुकदमा अवामी पाकिस्तान का है, अवाम से पब्लिकली अपॉलॉजी टेंडर करे, माफ़ी मिल सकती है। उसके बाद हमने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी भी, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आए, तासुर उनके बारे में ये है कि उन पर 9 मई मुकदमात नहीं है, या उनको एक सेफ एग्जिट मिल गया, और वो लोग जिन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी टेंडर नहीं की है अल्टीमेटली वो गिरफ्त में आए हुए हैं। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? और जाहिर है ये तो उसी सिलसिले की कड़ी है फिर जो स्टेटमेंट हाल ही में सामने आए जिस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें भी दो पहलू हैं। ये जिन लोगों ने 9 मई के मामलात में पार्टिसिपेट किया, जो आज भी बढ़ चढ़ के कहते हैं कि 9 मई का जो मामला हुआ था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो ये झूठ बोलते हैं, पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा हैं जो ये झूठ बोलते हैं और खुलेआम झूठ बोलते हैं, वो लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो हो वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे कर लिया कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये हमारी स्ट्रेटेजी नहीं थी, हम सियासत में इसलिए नहीं आए थे और ना ही हम इस वाकये में मौके के ऊपर मौजूद थे, तो इसलिए हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जिन्होंने 9 मई के फौरन बाद अपने आप को इससे डिस्टेंस पे कर लिया, उनके लिए बिल्कुल ये नरम गोशा होना चाहिए, क्योंकि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। सर, ये बात जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि जो मौके पर मौजूद है, जो आग लगा रहा है, जो लोगों को इस हवाले से बाकायदा तौर पर उकसा रहा है, वो खवातीन, वो मर्द जिन्होंने ये सारा कुछ करते हुए खुद अपनी वीडियोस बनाई और उनको फेसबुक पर लाइव किया। ये किसी आपके टीवी चैनल के कैमरों ने नहीं सिर्फ दिखाया, ये तो उन्होंने खुद ये सारे काम किए हुए हैं। उनके लिए माफी कैसे हो सकती है, आप मुझे बताइए। किस तरह से आप ये यकीन करेंगे कि सिद्दीक़ दिल से माफी मांग रहा है? यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कोई चोरी कर लूं, किसी का जहेज लूट लूं और उसके बाद उस जहेज को लूट के मैं अपनी जिंदगी को पुरसुकून कर लूं और फिर मैं कहूं कि जनाब मुझे माफी दे दें।
और बाबा कैसे माफी दे दें? आपने एक बंदे की जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरे खानदान की जमा पूंजी आप ले उड़े, आपको माफी मिल जाए? नहीं, आपको सजा मिलनी चाहिए। तो मैं अगेन ये कहूंगा कि 9 मई के मामला के ऊपर जीरो टॉलरेंस। और उसकी वजह एक और भी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो सर ये वाकयात फिर होंगे, ये वाकयात रुकेंगे नहीं। इससे इनको सबक जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। और मैं माजरत के साथ यहां पर यह भी कहूंगा कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, और यकीनी तौर पे इसमें प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो इतना सुस्त है कि अब 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया और इतने सारे मुकदमात हैं और कितनों की अब तक फैसले आए हैं। गिनती से मैं 5 या 6 केसेस के फैसले आए हैं, मुकदमात की तादाद तो सैकड़ों में है, तो फैसले नहीं आ रहे। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला देना है। तो ये सारा का सारा निजाम जो है ना, इसको दुरुस्त करने का सिर्फ एक तरीका है कि जो कानून है उस पर मनो अमल करें, फिर चीजें ठीक होंगी। वरना माफी तो फिर सर माफी चलती चली आ रही है। कभी जनाब आप जनरल जिया को मार्शल लगाने पे माफी दे दें, कभी आप परवेज मुशर्रफ को मार्शल लगाने पे माफी दे दें, तो माफियां चलती आ रही हैं। कभी आप इमरान खान को माफी दे दें, तो फिर माफियां चलती रहेंगी, आगे भी माफी चलती रहेगी। आपने 2 डिक्टेटर्स का जिक्र तो किया है, लेकिन 2 जमहूरी हुक्मरानों का जिक्र नहीं किया। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा हूं या नवाज शरीफ साहब हूं, क्या इनको माफी नहीं मिली? नहीं, अब मुझे बताइए जरा, अब एक यहां पर एक बात करते हैं। मुझे बताइए कि जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा थी, उनको कहां माफी मिली जनाब, जरा बताइए। सर नेशनल एनआरओ का हवाला दिया जाता है और एनआरओ किया गया, वो एक्चुअली कोई केसेस की वापसी का मामला नहीं था। वो मामला ये था कि एक रास्ता निकालना था, और वो रास्ता निकालने के लिए चूंकि एक डिक्टेटर था बैठा हुआ था, उससे डायलॉग किया गया और एक रास्ता निकाला गया। उस डिक्टेटर ने अपनी जिंदगी में उससे यू टर्न ले लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत होगी। ये वाकया सबके सामने है, किसी ढका छुपा नहीं है। फिर मियां नवाज शरीफ जो हैं, उनको कौन सी माफी मिली जनाब, मुझे ये बताइए जरा। वो अपने बच्चों समेत जलावतन रहे, वहां पर उन्होंने जलावतनी काटी, और उनके वालिद की डेथ हो गई, उनको वापस नहीं आना दिया दफनाने के लिए। फिर उनकी वालदा की डेथ हुई, वो नहीं आ सके, तो कौन सी माफी मिली? मैं जो आपको याद होगा कि फर्ज करते, आपको याद होगा कि मोहतरमा के साथ एनआरओ हो रहा था, नवाज शरीफ साहब गलत हुआ जी, माफी नहीं मिलनी चाहिए। जिसने जो जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये जनरल परवेज मुशर्रफ हो या जनरल जिया हो, जनरल अयूब हो या जनरल याह्या हो, जो डिक्टेटर्स हैं उनको भी माफी नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी। और जो जमहूरी लोग हैं उन्होंने गलत किया तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। कानून पर अमल दरामद नहीं होगा सर तो मुल्क तरक्की नहीं करते, माशरे आगे नहीं बढ़ते। ये पढ़ा लिखा साफ सुथरा सा असूल है, इस पर अमल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। कभी हम इस चक्कर में रहते हैं कि अमेरिका हमें डील दे दे, कभी चाइना हमें डील दे दे। और बाबा अपने लोगों पे भरोसा करें, अपने कानून पे भरोसा करें। ठीक है गौर भट्ट साहब, खुद लास्टली देखिए, ये तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना। इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल आउट तो नहीं करना चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल लीडर को जो ज़ेर-ए-ताब है उसको सिंगल आउट नहीं, फिर अक्रॉस द बोर्ड फिर कानून की बालादस्ती पूरे मुल्क के अंदर होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, ये 100% दुरुस्त बात है। और मैं ये इसी बात की डिमांड कर रहा हूं। मेरा निशाना या मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक डिक्टेटर की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि कानून के मुताबिक चीजों को हर एक के साथ इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर ये ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हालात खराब होते रहेंगे। अच्छा एक बात और, मैं यहां पर मौके से फायदा उठाते हुए मुझे याद आ गया, सेल वड़ाई साहब ने 3 कॉलम लिखे हैं सर, और आज का जो कॉलम है वो उसमें बहुत अहम बात है जो हमारे फील्ड मार्शल के साथ उन्होंने मंसूब करके लिखी है। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल कहते हैं कि 1979 से पहले का माशरा जो है ना वो बेहतर था और हमें उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। 1979 जो है ना वो एक ऐसा साल है हमारी सियासी तारीख के अंदर जिसको मैं स्याह साल कहता हूं, जब 4 अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को एक गलत और झूठे मुकदमे में सजाए मौत दे दी गई जनरल जिया के प्रेशर के अंदर। यह बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुकी है, इसलिए बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि उससे पहले का जो माशरा था उसमें इतदाल था, उसमें फिरका वारियत नहीं थी, उसमें लोग जो हैं वो एक दूसरे को मजहब के नाम पर कत्ल नहीं कर रहे थे, वहां पर मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं थी। ये सारा कुछ लेके आया जनरल जिया। तो अब ये जो उनका ख्याल है ना कि वो वाला माशरा होना चाहिए, ये बहुत अप्रिशिएट किया जाने वाला ख्याल है और इसकी तरफ सारी कौम को चाहिए कि इस तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये वो रास्ता है जिसके जरिए हम पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे एक फलाही रियासत बना सकते हैं। ये वो वाला मार्शल लॉ से क्या मुराद है सर? कोई आप मार्शल लॉ फोर्स ही कर रहे हैं?
अब वो 10 साल इकोनॉमिक प्लान की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ वो व्हाट आर यू मार्शल लुकिंग था, एट? जो जनरल जिया का मार्शल था ना, उसने ये हालात पैदा किए कि आज जो है माशरे के अंदर गुफ्तगू की गुंजाइश काफी कम हो गई भी। मैं ये कह रहा वो हूं 10 साल आज यहाँ इकोनॉमिक पर जो 10 साल इकोनॉमिक प्लान और स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, उससे क्या फोर्स ही करना चाहिए अगले 10 साल देखिए वो के? 10 साल इकोनॉमिक प्लान जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं आपसे गुजारिश करूं, ये सुहेल वड़ाई साहब का अपना ख्याल है। उन्होंने कहा मुझे उनकी गुफ्तगू से लगा कि उनके पास कोई ऐसा प्लान है कि 5 से 10 साल के अंदर वो इकोनॉमिक सूरत हाल को बेहतर कर देंगे। और फिर वो एक हवाला दे रहे हैं उनकी एक बात का कि जनाब जो है रिकॉर्डिक वहां से अगले साल से $2 अरब का खालिस मुनाफा आएगा जो हर साल बढ़ता चला जाएगा, और पाकिस्तान के पास बहुत सारे मादनियात हैं, हम उनके जरिए मुल्क का कर्जा उतार लेंगे। तो ये वो जो पहला 5 से 10 साल वाला प्लान है ना, इकोनॉमिक प्लान, वो सुहेल वड़ाई साहब का अपना तो इस लॉन्ग टर्म प्लान के लिए जाहिर है ये पॉलिसी का तसलसल भी तो बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है क़यादत का तसलसल, पॉलिसी का तसलसल यही रहेगा? नहीं, पॉलिसी का तसलसल तो रहना चाहिए जी, बिल्कुल पॉलिसी का तसलसल रहेगा तो चीजें बेहतर होंगी, ये बात दुरुस्त है। और स्टेटस को भी बरकरार रहेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर कम से कम सबको वन पेज पे आना चाहिए। स्टेटस को भी व्हाट्सएप बरकरार रहेगा। लास्टली, स्टेटस को पॉलिटिकली बात कर रहे हैं आप? मैं तो सर ये इस रेजीम की बात कर रहा हूँ, सेम पेज की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो लफ्ज रजीम है ना सर, ये मैं आपसे गुजारिश करूं, इसको लोग बहुत नेगेटिव मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो रजीम का लफ्ज होता है ना, ये अदरवाइज भी इसको लोग जो हैं वो और तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेटअप है इस वक्त, आप जरा थोड़ा सा इसको नरम कर लीजिए इस लफ्ज को। ये जो सेटअप इस वक्त है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत बना है। उसके ऊपर एतराजात हैं, ये बात दुरुस्त है, लोगों के एतराजात हैं, तहफुजात हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर लोग बातें करते हैं, फॉर्म 47 की गुफ्तगू है, लेकिन ये बातें 70 के इंतखाबात में भी थी, फातिमा जना के इंतखाबात में थी। ये हमारा अलमिया है कि हम आज तक किसी एक इलेक्शन को भी साफ शफाफ नहीं बना सके। मिन हैसुल कौम ये हमारा एक फेलियर है, हमें इसको तस्लीम करना चाहिए और इसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सेटअप है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, जो जब ये टर्न्योवर कंप्लीट होगा, तो उसमें जो जमातें जीत के आएंगी वो फिर आगे इसी इकोनॉमिक सिलसिले को बढ़ाती चली जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी माशी एजेंडा है, उस पर सारी सियासी जमातों को वन पेज पे होना चाहिए, इंक्लूडिंग उन अदारों को जिनका इसमें बहुत एक अहम रोल है, और किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। फौज का पाकिस्तान के सियासी मामलात में, इंतजामी मामलात में एक बहुत अहम रोल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दोनों तरफ में 2 बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं। एक इंडिया जिसके साथ अभी हमारी जंग हुई है, अल्लाह के फजल से हमने उसको दूर चटाई है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। तो ये इस हालात में आप ये नहीं कह सकते कि फौज को बिल्कुल आप साइड पे कर ठीक है, बट साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। गौहर भाई साफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। क्या है ये? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि जब गिरफ्तार, एक लंबी चार्जशीट है, ये किस तरीके से पैसे आते हैं, कैसे ये धंधा क्या है, अब ज़रा इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुल्क में यूट्यूब और सोशल मीडिया ने एक नई दुनिया कायम कर दी है, जहां लाखों नौजवान अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देखकर मुतासिर होते हैं। ये एंटरटेनमेंट का नया जरिया तो जरूर है, लेकिन बदकिस्मती से इसके मनफी पहलू भी तेजी से सामने आ रहे हैं। जैसा कि हालिया दिनों में एक बड़ी खबर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई, जब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उन पर इल्ज़ाम है कि वो अपने यूट्यूब चैनल और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी जुए और बेटिंग ऐप्स जैसे 1x Bet और ह्यूनमो की तशहीर कर रहे थे। और FIR के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ नौजवानों को गुमराह कर रहा था, बल्कि कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुंचा रहा था। ये गिरफ्तारी एक बहुत बड़े मसले की निशानदेही करती है, और वो मसला है नौजवान नस्ल को झूठे ख्वाब दिखाकर तबाही की तरफ धकेलने का। सवाल ये पैदा होता है कि ये बेटिंग ऐप्स क्या हैं और इनसे करोड़ों रुपए कमाने के दावे किस हद तक सच हैं। असल हकीकत यह है कि वन एक मशहूर लेकिन
गैर कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म है जहां खेलों पर शर्त लगाई जाती है। क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों के नताइज पर पैसे लगाकर लोग जीतने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सूरतों में सब कुछ हार बैठते हैं। इसी तरह ऐप बेनोमो को बज़ाहिर ट्रेडिंग ऐप के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन दरअसल ये भी जुआ खेलने का जरिया है, क्योंकि इसमें सारिफिन को कहा जाता है कि किसी करेंसी या स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ये हाँ या ना का खेल है जिसमें इल्म या महारत कम और किस्मत का ज़्यादा अमल दखल होता है। माहिरीन के मुताबिक इसमें शामिल होने वाले 90% अफराद अपना पैसा खो देते हैं और नुकसान के बाद मज़ीद सरमाया लगाते हैं ताकि अपनी हारी हुई रकम वापस हासिल कर सके, लेकिन नतीजा मज़ीद नुकसान की सूरत में निकलता है। फिर जो मेल बेट भी 1x बेट की तरह एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें सारिफिन को क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और दीगर खेलों पर शर्त लगाने के मौके दिए जाते हैं। इसका ज़ाहिरी ढांचा प्रोफेशनल नज़र आता है, लेकिन हकीकत में ये भी एक जुए का कारोबार है। पाकिस्तान और कई दीगर ममालिक में ये गैर कानूनी है, लेकिन मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियो में इसकी तशहीर करते हैं। इसके ज़रिए ना सिर्फ माली नुकसान होता है बल्कि खेलों को भी जुए के कारोबार का हिस्सा बना दिया जाता है, जो खेल की असल रूह के ख़िलाफ़ है। Bet365 दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ये कई ममालिक में कानूनी भी है, लेकिन पाकिस्तान और दीगर इस्लामिक वर्ल्ड में ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इस ऐप के ज़रिए खेलों, कैसीनो गेम्स और वर्चुअल बैटिंग की सहूलत मिलती है। नौजवान ये समझते हैं कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है इसलिए महफूज है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें भी वही जुआ है, जिसके नतीजे में ज़्यादातर सारिफिन अपनी कमाई खो देते हैं। पेरी मैच है, ख़ास तौर पर एक मशहूर रेटिंग ऐप है जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इसमें खेलों पर शर्त लगाने के साथ साथ लाइव कैसीनो और वर्चुअल गेम्स पर भी बैटिंग होती है। इसका सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि इसमें नए आने वालों को वेलकम बोनस दिया जाता है ताकि वो मज़ीद सरमाया लगाने के आदी हो जाए। यूँ ये प्लेटफॉर्म नौजवानों को ट्रैप करने के लिए नफसियाती हरबे इस्तेमाल करता है। बेटवे भी आलमी सतह पर मशहूर बेटिंग वेबसाइट है जिसे ज़्यादातर यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पोर्ट्स बेटिंग के साथ कैसीनो, रोलेट और स्लॉट मशीन्स जैसी गेम्स भी मौजूद हैं। ये तमाम गेम्स किस्मत आजमाने पर मबनी है और जुआ खेलने वाले को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो एक ऐसे खेल में अपनी दौलत झोंक रहा है जिसके जीतने के इम्कानात ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में चूँकि ये सब गैर कानूनी है, इसलिए यहाँ के सारिफिन को दोहरा नुकसान होता है। एक तो पैसे की बर्बादी और दूसरा कानूनी कार्रवाई का ख़तरा। फिर 22 बेट ये भी एक इंटरनेशनल बेटिंग प्लेटफॉर्म है जिसे मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खेलों के साथ साथ ऑनलाइन कैसीनो गेम्स की भी सहूलत देता है। इस ऐप के इश्तहारात में दावा किया जाता है कि आसान पैसा और तेज़ी से मुनाफा मुमकिन है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग नुकसान उठाकर बाहर निकलते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को शॉर्टकट का आदी बनाकर उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। ये तमाम ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स एक ही मकसद के लिए बनाए गए हैं और वो ये है कि लोगों को शॉर्टकट के लालच में लाकर उनकी जेबों से पैसा निकालना। उनका तरीक़ाकार आम जुआ खेलने जैसा है कि ये सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए होता है। इनके ज़रिए पैसा पाकिस्तान के गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता है, जिससे मुल्क की मईशत भी मुतासर होती है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये नौजवानों को तालीम, मेहनत और हुनर की बजाय किस्मत आजमाने की तरफ माइल करता है और ये पूरी एक नस्ल तबाही के दहाने पर पहुँच सकती है। ये ऐप्स नौजवानों को सबसे पहले आसान दौलत का ख्वाब दिखाती हैं। इश्तिहारात में ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं कि जैसे कोई आम शख्स चंद क्लिक्स के बाद करोड़पति बन गया है। इन दावों के पीछे हकीकत यह है कि चंद लोगों की मिसालें सामने लाकर हज़ारों और लाखों लोगों को जाल में फंसा दिया जाता है। ये वही फार्मूला है जो हर किस्म के जुआ खेलने में इस्तेमाल होता है। एक दो लोग जीतते हैं ताकि बाकी सब लालच में आकर अपनी कमाई हार बैठे। बदकिस्मती से नौजवान नस्ल इस फरेब में सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि वो पहले ही बेरोज़गारी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब उनके सामने ये उम्मीद रखी जाती है कि बगैर मेहनत के सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलकर लाखों कमाए जा सकते हैं तो फौरी तौर पर मुतासर होते हैं और अपनी जमा पूंजी भी लगा बैठते हैं। अब ये वो ऐप्स हैं जिन मुताल्लिक ढकी भाई पर ये इल्ज़ाम है सादुर रहमान पर कि वो इसकी प्रमोशन भी कर रहे थे, इसमें मुलव्विस थे और फिर जो संगीन दफ़ात हैं, ख़ास तौर पे जो मुकदमे का इंदराज हुआ उसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो दफ़ात है वो भी शामिल है। FIA की टीम हरकत में आई है। अब ये सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंस करते हैं, एक मैसेज को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसमें बड़ी तादाद यूथ की है, नौजवानों की है जो आपको फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली वो अपने मुस्तकबिल को भी दाव पर लगाते हैं अगर आप इस तरीके से इंस्पायर या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हारून बलूच साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपने यकीनन ये मामला देखा होगा, सादुर रहमान मारूफ यूट्यूबर है, उनको NCIA ने गिरफ़्तार किया है। जो चार्ज शीट है
हाउ डू यू डिफाइन दैट? ये जो चार्जेस लगाए गए हैं, ये किस कदर संगीन दफात हैं जो इस मुकदमे के अंदर है? जी बिल्कुल, जो दफात मैंने देखी है पीका के जो कानून है उसके अंडर जो दफात लगाई है, जिसके अंदर गालिबन 12, 13, 14, इवन के 14 की जो सेक्शन है वो साइबर टेररिज्म का सेक्शन है, और उसके अंदर बहुत संगीन किस्म की जो सजाएं हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो मेन जो केस अगर हम बात करें इस केस की, वो बैंकिंग फ्रॉड का है, और या डिजिटल फ्रॉड आप इसे कह सकते हैं, कि आप अपनी जो शोहरत है जो अपने सोशल मीडिया से कमाई है, आपका एक इन्फ्लुएंस है यूथ के ऊपर, और मिलियंस में आपकी फॉलोइंग है यूट्यूब के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर, और फिर आप उस इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए आप एक इस तरह का बिजनेस अपने जहन में और आइडिया क्यूरेट करते हैं कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें वो रातों रात लोगों को अमीर होने के बाग दिखाकर और फिर खुद उसमें से पैसे बनाकर और फिर यहाँ से निकलते बने। तो इस किस्म का एक फ्रॉड का केस बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो दफात है वो डेफिनेटली जो इन्होंने लगाई है वो बैंकिंग फ्रॉड की है, और साइबर टेररिज्म की भी इसमें चीजें शामिल हैं, जिसमें 14 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट्स के अंदर, कि कोर्ट्स अब फर्दर कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे इस केस को। क्या सारी की सारी दफात जो इसके अंदर लगाई गई, क्योंकि दफात बहुत ज्यादा इसके अंदर लगाई गई है, साइबर क्राइम की भी और पीपीसी की भी, तो क्या सारी की सारी वो एप्लीकेबल होंगी या नहीं? लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक और स्टेट बैंक के लॉज और रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान में आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं जो कि बेटिंग यानी कि जुआ उसकी तरफ लोगों को माइल करे। और डकी भाई साहब जो है वो यही करते रहे हैं। उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस, जिसकी मैं बात कर रहा था, मिलियंस की तादाद में उनका इन्फ्लुएंस है यूथ के ऊपर, और हमारे यूथ, उनकी एजुकेशन तो है नहीं। और ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि इस चीज से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में वो लोग जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और चीजों को जानते हैं कि बाहर कौन से ऐसे मौके हैं, जैसे आपको पता है आजकल एक पाकिस्तान में बिटकॉइन का बड़ा जैसे एक चर्चा है, और लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या है, और ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है, किस तरीके से माइनिंग होती है। सिर्फ आपने उस वक्त भी नोट किया होगा कि वकार ज़का साहब थे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, और फिर उसको हवा दी और कोशिश की कि लोगों को ल्योर इन किया जाए, और उसमें भी उन्होंने खासी कमाई की है। और फिर इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन जो फाइनेंशियल जो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ऑनलाइन या ई कॉमर्स टाइप के बिजनेस होते हैं, तो वो भी सारे के सारे क्रेडिबल नहीं है। पाकिस्तान में उस तरीके से इनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, ना उनकी कंपनियों की एग्जिस्टेंस है। और इस पर्टिकुलर केस में भी ऐसे ही हुआ है कि डकी भाई ने अपने आप को बायोमो का अपना पाकिस्तान का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव या इस किस्म का एक ओहदा शो करके लोगों को ल्योरिंग करके और बेटिंग की तरफ माइल करने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान के बैंकिंग लॉज के सरासर खिलाफ है। अच्छा हारून बलोच साहब, अब जाहिर है जब आप एज एन इन्फ्लुएंसर, आप डिजिटल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आयद होती है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत पे जो है पेश करना चाहिए। लेकिन हमने देखा ही है कि अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और फिर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है, और फिर उनको जो फॉलो करने वाले हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। इस पर कोई रेगुलेशंस क्या होनी चाहिए? मतलब यहाँ डिसाइड कर लेना चाहिए एफआईयू, और छान पटक होनी चाहिए सबकी। वो टिकटॉक से कर रहे हैं, वो यूट्यूब से कर रहे हैं, या किसी और जगह पे इन्फ्लुएंस करते हुए ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर इसलिए होते हैं कि ये यहाँ पे तो कमाई बहुत ज़्यादा है, जो शायद इंजीनियरिंग की डिग्री लेके या मेडिकल की डिग्री लेके या कोई और स्किल लेके शायद इतने पैसे नहीं मिल सकते, ये ईजी मनी है। तो इसके लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब दिया जा सकता है? देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पाकिस्तान में बहुत, मैं कहूँगा, कॉम्प्रिहेंसिवली मौजूद है। डिजिटल स्पेसेस को गवर्न करने के लिए बहुत अच्छे लॉज मौजूद है। जैसे पीका के अंदर ये शिकें जो इस वक्त इन्होंने लगाई हैं, ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की शिकें डाली गई हैं। फिर इसके अलावा और भी बैंकिंग के अपने लॉज हैं, स्टेट बैंक के लॉज हैं, रूल्स हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जो सना इसमें मजीद लॉज को स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है। सिर्फ
एजुकेशन की जरूरत है। हमारे पाकिस्तान में जो हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत, मतलब पूरी दुनिया तारीफ करती है। पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो लॉ मेकिंग है वो जरूरत से ज्यादा हुई हुई है। तो लीगल फ्रेमवर्क का इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इशू है एजुकेशन का। आई थिंक कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरीके से जो जदीद दौर है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी डार्क स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं जिनको आप एजुकेशन के जरिए आवाम को बताकर कि आपने किस किस्म की एक्टिविटीज जो पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क है या दुनिया का लीगल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखें, बैटिंग के हवाले से अगर सिर्फ हम इसी केस को मद्देनजर रखें तो बैटिंग पूरी दुनिया में तो बैन नहीं है ना, बहुत सारे कंट्रीज ने इसको लीगलाइज किया हुआ है। और इस किस्म की एप्लीकेशंस की मौजूदगी और इस किस्म के बिजनेसेस की मौजूदगी लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ही है। लेकिन उन कंट्रीज में जहां पर ये काम लीगल है, जैसे चाइना, मकाओ, इस किस्म के कंट्रीज हो गए, या फिर यूएस हो गया, वहां पर इस किस्म की चीजें चलती है, दुबई वगैरह। लेकिन पाकिस्तान के लॉज में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क बताने की जरूरत है आवाम को, यूथ को, कि आप किस किस्म की ऑनलाइन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। ठीक है हारून बलोच साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। नहीं पता होगा। जी, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर अनफॉर्चुनेटली। मुझे कलामी के लिए माजरत, एक ब्रेक लेते हैं। ये अलार्म बेल है जो रिंग हो रही है और बड़ी तेज़ी से जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, कम अज़ कम फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उस इन्फ्लुएंस में आके इस तरह की कोई हरकत कर जाते हैं जिसका खमियाजा फिर बाद में भुगतना पड़ता है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। केपी के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें बात के बाद हमारे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर कुदरती आफात की जद में है। हालिया क्लाउड बर्स्ट ने सूबे को ऐसी तबाही से दोचार किया जिसके असरात बरसों तक महसूस किए जाएंगे। मुनीर सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िले के तौर पर सामने आया है, जहां सैलाबी रैलों ने न सिर्फ सैकड़ों कीमती जानें निकल लीं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों को बेघर भी कर दिया है। आदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ मौसमियाती हादसात के नतीजे में हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 671 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इन अलमनाक मनाजर ने न सिर्फ मकामी आबादी को सदमे में मुब्तला किया है बल्कि पूरे मुल्क के अवाम को हिला कर रख दिया है। इस सादे के नतीजे में 2300 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं और 413 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। मुनीर में माली नुकसान का तखमीना 20 अरब रुपये से ज़ायद लगाया जा रहा है। ये आदाद शुमार महज हक़ाइक़ नहीं बल्कि इनके पीछे हज़ारों ख़ानदानों के बिखरते ख्वाब, मासूम बच्चों के उजड़ते मुस्तकबिल और एक पूरी समाजी साख्त की टूट फूट की दास्तानें छुपी हुई हैं। इस कुदरती आफत के असरात मुनीर तक महदूद नहीं रहे। स्वात, बाजौड़, मानसेरा, शांगला और बटग्राम भी इसकी लपेट में आए हैं और वहाँ भी बड़े पैमाने पर इंसानी और माशी नुकसान हुआ है। ये वो इलाके हैं जो पहले ही गुर्बत, पसमानदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का शिकार थे। क्लाउड बर्स्ट ने तो इनके ज़ख्मों पर नमक पाशी की है। सड़कें, पुल, तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़ बुरी तरह मुतासर हुए, जिसके नतीजे में न सिर्फ फौरी इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आईं बल्कि आइंदा के लिए बहाली के अमल भी मुश्किलात से दो चार हो गए। सैलाबी तबाही का सबसे बड़ा पहलू इंसानी जानों का ज़िया है। 400 से ज़ायद अफराद की अमवात कोई मामूली बात नहीं है। ये सूबे के लिए एक इज्तिमाई अलमिया है। इन अमवात के साथ साथ 671 ज़ख्मी भी एक बड़े इंसानी बहरान की निशानदेही करते हैं। इन ज़ख्मियों की देखभाल, इलाज, मुआलजे और बहाली के लिए फ़ौरी तौर पर और मरबूत इक़दाम नागुज़ीर है। बदकिस्मती से मुतासरा अज़ला में पहले ही तिब्बी सहूलियात नाकाफ़ी थी और यह आफत उन पर मज़ीद बोझ बन गई है। माशी एतबार से भी नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है। सिर्फ मुनीर में 20 अरब रुपये का नुकसान इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि कुदरत सिर्फ इंसानी जानें ही नहीं लेती बल्कि पूरी मईशत के ढांचे को हिला कर रख देती है। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान ने बिलाखिर अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद के मुताबिक ये करेंसी मुकम्मल तौर पर स्टेट बैंक के कंट्रोल में होगी और रुपए की वैल्यू पर मबनी होगी। यानी अगर आपके पास 1000 रुपये के नोट है या 1000 रुपये की डिजिटल करेंसी, दोनों की कीमत यकसा होगी। सवाल ये है कि ये करेंसी आम लोगों के लिए कितनी सूदमंद होगी और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए इसकी क्या अट्रैक्शन है। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की मुजव्वज़ा डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ मुवाजना इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज एक गैर मरकज़ी निज़ाम पर चलती हैं।
जिन्हें कोई रियासत या बैंक कंट्रोल नहीं करता, इसलिए उनकी कीमत हर रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है और यही उतार चढ़ाव ट्रेडर्स के लिए मौका भी है और ख़तरा भी। लेकिन पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि इसकी पुश पर रियासत होगी और इसमें सरमायाकारी या मुनाफा कमाने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं होगा। यही वो नुक्ता है जो नौजवानों के लिए अहम सवालात खड़े करता है। दुनिया भर के नौजवान क्रिप्टो को सिर्फ लेन देन के लिए नहीं, बल्कि एक सरमायाकारी और ट्रेडिंग के मैदान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टोज से खतरा मोल लेकर तेजी से दौलत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी सिर्फ एक महफूज अदायगी का जरिया होगी, जिसमें ना उतार चढ़ाव होगा, ना मुनाफा कमाने के इम्कानात। माहिरीन के मुताबिक इस नए निज़ाम का असल फ़ायदा हुकूमत को होगा, क्योंकि हर लेन देन रिकॉर्ड पर होगा और मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी मईशत के दरवाजे बंद होंगे। लेकिन नौजवानों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है। वो सवाल उठा सकते हैं कि जब दुनिया के इन अहम हम उम्र क्रिप्टो ट्रेडिंग से तेज़ी से पैसा कमाने के मौके तलाश कर रहे हैं, तो हुकूमत इसको सिर्फ शफाफ लेन देन तक महदूद क्यों कर रही है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का एक कदम यकीनन एक मस्बत पेशरफ्त है, जो मालियाती निज़ाम को जदीद और महफूज बनाएगा। जैसा कि मुल्क में आज भी करोड़ों रुपए ऐसे गर्दिश कर रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये पैसा या तो मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी या गैर कानूनी सरगर्मियों के जरिए चल रहा है। माहिरीन के नज़दीक जब डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने की तरकीब दी जाएगी, तो हर ट्रांजैक्शन का जो डेटा है वो बराह रास्त स्टेट बैंक के पास महफूज होगा और यूँ मईशत का काला धन सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। हुकूमत के लिए ये एक बड़ा हथियार है, लेकिन आम लोगों को इसके फ़ायदे का एहसास फौरी तौर पर शायद ना हो सके। नौजवानों के लिए असल मसला ये है कि ये करेंसी उनके ख्वाबों में रंग नहीं भरती। आज की नस्ल सिर्फ महफूज लेन देन नहीं चाहती, बल्कि वो सरमायाकारी और तेज़ी से पैसा कमाने के मौके तलाश करती है। क्रिप्टो करेंसीज की मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह है कि नौजवान थोड़े पैसे लगाकर बड़ा मुनाफा लेने के ख्वाब देखते हैं। हालांकि ये ख़तरनाक खेल है, लेकिन फिर भी इसमें एडवेंचर और उम्मीद की झलक मौजूद है। इसके बरक्स पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी मुकम्मल तौर पर स्टेट कंट्रोल्ड होगी, जिसमें ना कोई उतार चढ़ाव होगा और ना ही सरमायाकारी के मौके मौजूद होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना अल्लाह हाफ़िज़।